नमस्कार दोस्तों, संस्कार चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं संस्कृत सब्जेक्ट के संधि की बात कर रहे थे। हमने इससे पूर्व संधि की परिभाषा, संधि के भेद और स्वर संधि की परिभाषा और उनके भेदों के बारे में चर्चा की थी। आज हम स्वर संधि के जो भेद हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि पहला भेद कौन सा है, दूसरा कौन सा है और उनकी क्या परिभाषा है, क्या उनके उदाहरण हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं स्वर संधि का पहला भाग दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की बात कर रहे हैं। तो देखिए, दीर्घ संधि किसे कहते हैं, क्या है उसके उदाहरण, कैसे बनाए जाते हैं। तो देखिए, जैसे मैं बात कर रहा हूँ दीर्घ संधि की, इसका परिभाषा सूत्र हम जो कह सकते हैं वो है अकः सवर्णे दीर्घ, और इसकी व्याख्या है अकः सवर्णे असि परे दीर्घ एकादेश स्यात्। इसका मतलब ये होता है, अब जैसे ये जो अकः और सवर्ण दीर्घ, इनका मतलब क्या है मैं पहले आपको बताता हूँ, फिर इसकी व्याख्या समझाऊंगा। तो देखिए, सूत्र में पहला जो दिया हुआ है अक, तो यानी अक एक प्रत्यार है। विद्यार्थियों, जब हमने महेश्वर सूत्र के बारे में बात की थी तो महेश्वर सूत्र में मैंने आपको बताया था कि प्रत्यार कैसे बनाए जाते हैं। किसी भी महेश्वर सूत्र का प्रथम वर्ण प्लस किसी सूत्र का अंतिम वर्ण जब उनको मिलाया जाता है तो प्रत्यार का निर्माण किया जाता है, यानी प्रत्यार बनाया जाता है। और प्रत्यार में जब हम उनके वर्ण ज्ञात करते हैं तो किसी भी सूत्र का अंतिम वर्ण है जो वो साथ में नहीं गिना जाता है। तो विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं अक प्रत्यार की। तो अक प्रत्यार में यानी जो अक दिया हुआ है एक प्रत्यार है, और इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो इसमें आते हैं अ, ई, उ, री और द्री। तो अक का मतलब हो गया कि अ, ई, उ, री और द्री। तो विद्यार्थियों, अब आगे दिया हुआ है सवर्णे। सवर्णे का मतलब है यानी सवर्ण अर्थात समान वर्ण। कैसा वर्ण? समान वर्ण या वही वर्ण। समान वर्ण का मतलब है कि जैसे अगर अ है, अ के बाद में अ आए, या अ के बाद में अगर आ भी आ जाए तो वो भी समान वर्ण है। तो यहाँ अक का मतलब अ, ई, उ, री, द्री, और सवर्ण का मतलब है समान वर्ण यानी वही वर्ण। जैसे अ के बाद में अ या आ का आना, ई के बाद में ई या ई हरिस्व या ई दीर्घ कोई भी आना, ऊ के बाद में ऊ हरिस्व या ऊ दीर्घ आ रहा है तो वो सवर्ण है। री के बाद में री हरिस्व या दीर्घ आ रही है तो वो सवर्ण है। अब आगे दिया हुआ है दीर्घ। तो दीर्घ का मतलब होता है कि अक वर्ण के बाद पुनः अक वर्ण आए तो उनका दीर्घ बन जाता है। दीर्घ का मतलब कि अ का दीर्घ आ होगा, ई का दीर्घ ई होगा, ऊ का दीर्घ ऊ होगा, री का दीर्घ री होगा। लेकिन विद्यार्थियों, मैंने पहले भी बताया और आज पुनः बता रहा हूँ, ध्यान रखना कि ये जो ली वर्ण है इसका कोई दीर्घ वर्ण नहीं होता है। तो जब इसका दीर्घ वर्ण नहीं होता है तो इसकी दीर्घ संधि भी नहीं होगी। अब मैं सूत्र की जो व्याख्या है उसकी बात कर रहा हूँ। व्याख्या में क्या दिया हुआ है, देखिए कि अकः सवर्णे अचि परे दीर्घ एकादेश स्यात्। यानी अक का मतलब मैंने अभी समझा दिया कि अ, ई, उ, री, द्री। सवर्णे यानी सवर्ण अचि। अचि का मतलब है अच। अच किसे कहते हैं? स्वर को। अच एक प्रत्यार है, अच का मतलब है स्वर। तो यानी अक अर्थात अ, ई, उ, री के बाद में सवर्ण यानी समान वर्ण हो, लेकिन वो कैसा? किसी स्वर का। यानी कोई भी हरिस्व या दीर्घ स्वर, कौन से? अ, ई, उ, री, द्री। परे, परे का मतलब है कि बाद में, यानी अक प्रत्यार के बाद में पुनः समान वर्ण आए। सवर्ण का मतलब है समान वर्ण आए तो क्या हो जाएगा? दीर्घ एकादेश स्यात्। यानी दोनों के स्थान पर दीर्घ एक आदेश हो जाएगा। एक आदेश का मतलब है कि पूर्व और पर, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण दोनों मिलकर के दीर्घ वर्ण बन जाएंगे। कैसे? यानी अ के बाद में अगर अ या आ रहा है तो उसका दीर्घ हो जाएगा आ। ई के बाद में ई हरिस्व या ई दीर्घ आ रही है तो उसका दीर्घ हो जाएगा दीर्घ ई। री के बाद में री हरिस्व या री दीर्घ आ रही है तो उसका हो जाएगा री यानी दीर्घ री। और ऊ के बाद में ऊ हरिस्व या ऊ दीर्घ आ रहा है तो उसका दीर्घ क्या हो जाएगा? ऊ यानी दीर्घ ऊ होगा। अब हिंदी में कुछ इस तरह से इसकी परिभाषा होती है, देखिए कि जब हरिस्व या दीर्घ, हरिस्व का मतलब होता है छोटा, छोटा यानी जैसे ये अ छोटा है, ई छोटी है, ये ऊ छोटा है, ये री छोटा है। और दीर्घ, दीर्घ का मतलब आ दीर्घ है, ई दीर्घ है, ऊ दीर्घ है, री दीर्घ है, और री का दीर्घ कोई
होता नहीं है। पहले भी बताया कि दीर्घ का दीर्घ वर्ण नहीं होता है, दीर्घ जैसा है वो वैसा ही रहेगा। और ये हरिस्व स्वर है, दीर्घ कैसा स्वर है? हरिस्व स्वर है। तो देखिए कि जब हरिस्व या दीर्घ अ, आ, ई, उ, री, या दीर्घ के पश्चात सवर्ण का मतलब है समान वर्ण। समान वर्ण का मतलब वापस यही वर्ण, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो वर्ण है यही वर्ण समान वर्ण, यानी वही वर्ण हो तो पूर्व और पर। पूर्व और पर का मतलब है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, दोनों के स्थान पर अपना ही सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। अपना ही का और सवर्ण का मतलब है कि अगर अ के बाद में आगे आ आए तो ये अपना सवर्ण है, और दोनों के स्थान पर आ हो जाएगा तो ये हो जाएगा दीर्घ। अब इसके उदाहरण देखिए, जैसे दैत्य धन अरि, तो पहला क्या है? दैत्य, पदांत क्या है? दैत्य, अ की ध्वनि आ रही है, यहाँ पर अ है और आगे क्या है? अ, तो अ के बाद में अ आ रहा है तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? दोनों का दीर्घ यानी आ हो जाएगा, तो बन जाएगा दैत्यारी। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, इधर ध्यान देना विद्यार्थियों। इस बॉक्स में जैसे हम बात कर रहे हैं कि अ या आ, इसके बाद में अगर पुनः अ या आ दोनों में से कोई भी वर्ण आ रहा है तो उसका हो जाएगा दीर्घ। यानी ये तो है अक और यह है दीर्घ, यानी अक का मतलब अ या आ, इसके बाद पुनः अ या आ दोनों में से कोई भी वर्ण आ रहा है तो उसका दीर्घ आ हो जाएगा। अगला है इसका दूसरा नियम कि ई हरिस्व या ई दीर्घ के बाद में ई हरिस्व या ई दीर्घ कोई भी हो तो उसका दीर्घ हो जाएगा दीर्घ ई। और तीसरा है कि उ हरिस्व या उ दीर्घ प्लस उ हरिस्व या उ दीर्घ बराबर इसका हो जाएगा उ दीर्घ। और अगला है री हरिस्व या री दीर्घ प्लस री हरिस्व या री दीर्घ बराबर हो जाएगा री दीर्घ। ये इसमें नियम बनेगा। तो इसके अनुसार हमने उदाहरण बनाए कि जैसे पहला है दैत्य, पदांत क्या है? अ, आगे क्या है? अरि में अ, तो अ के बाद में अ आया तो दोनों क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? आ हो जाएगा। और अगला है विद्याधन आश्रम, पदांत क्या है? विद्या, आ है, और आ के बाद में आ, यानी आ के बाद में आ है तो भी दीर्घ क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो विद्याधन आश्रम क्या बन जाएगा? विद्याश्रम। तीसरा है रवि धन इंद्र, यह हमने इस दूसरे नियम के अनुसार बनाया है। रवि, पदांत क्या है? रवि, किसकी ध्वनि आ रही है? ई की, हरिस्व ई की, और आगे भी हरिस्व ई है तो हरिस्व ई के बाद में हरिस्व ई आए तो क्या बन जाएगा विद्यार्थियों? दीर्घ ई बन जाएगा। यानी ये दोनों समान वर्ण है और समान वर्ण का हमेशा क्या बन जाता है? दीर्घ बन जाता है। अगला नियम है श्री धन ईश, श्री ध्वनि किसकी आ रही है? श्री, दीर्घ ई की आ रही है, और आगे ईश, ईश में भी दीर्घ ई है तो दीर्घ ई के बाद में अगर दीर्घ ई आए तो उनका क्या बन जाएगा? दीर्घ ई बन जाएगा। अगला भानुधन उदय, भानु ध्वनि किसकी आ रही है? भानु, ऊ की आ रही है, ऊ हरिस्व के बाद में ऊ हरिस्व है तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? तीसरा नियम है कि ऊ हरिस्व के बाद ऊ हरिस्व आ रहा है तो उसका ऊ दीर्घ बन जाएगा, यानी दीर्घ हो जाएगा सवर्ण। तो जैसे भानुधन उदय, ऊ धन ऊ बराबर ऊ तो क्या बन जाएगा? भानुदय। अगला है वधूधन ऊष्मा, यानी दीर्घ ऊ के बाद में दीर्घ ऊ आ रहा है तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? दीर्घ ऊ हो जाएगा। तो वधूधन ऊष्मा क्या बन जाएगा? वधूष्मा। और इसका अंतिम नियम ये कहता है कि पितृ, त्री, री, पितृ ध्वनि किसकी आ रही है? री की आ रही है, और री के बाद में री है तो यानी री हरिस्व के बाद री हरिस्व आए तो उसका क्या बन जाएगा? री दीर्घ बन जाएगा। तो पितृधन ऋणम क्या बन जाएगा? पितृणम। मातृधन ऋचा क्या बन जाएगा? मातृचा। और अपनी ये दीर्घ संधि यही समाप्त। अब हम आगे बात करेंगे गुण संधि की। तो देखिए गुण संधि क्या है, किसे कहते हैं, उसके क्या नियम है और कैसे उसके उदाहरण बनाए जाते हैं, तो वो देखिए। तो विद्यार्थियों हम बात कर रहे थे गुण संधि की। तो गुण संधि में क्या होता है देखिए, परिभाषा और इसका परिभाषा सूत्र क्या है वो देखिए। तो परिभाषा इसका सूत्र है आद गुण। क्या है विद्यार्थियों? आद गुण। इसमें ये जो आद दिया हुआ है यानी आत, मूल वर्ण आ त है। आत का मतलब होता है कि अ या आ, अ या आ। और गुण का मतलब है कि वो गुण एकादेश होता है। गुण में क्या क्या आते हैं?
संस्कृत में मूल रूप से 3 गुण वर्ण है, अ, ए, ओ, ये 3 गुण संज्ञक वर्ण है। कौन कौन से? अ, ए, ओ, ये 3 गुण संज्ञक वर्ण है। तो सूत्र इसकी व्याख्या क्या है, वो क्या कहता है देखिए कि अवर्णात् अ, ई, उ, री, लृ वर्णानाम प्रे गुण एकादेश स्यात्। यानी ये सूत्र की व्याख्या ये है और ये कहता है कि अवर्णात्, यानी मैंने अभी ये जो बात की आत, इस आत का मतलब है कि अ या आ, अ या आ। तो अवर्णात्, अवर्णात् का मतलब है कि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ई, उ, री, लृ वर्णानाम प्रे, यानी अ या आ के बाद में प्रे यानी बाद में क्या हो, ई, उ, री, लृ इनमें से कोई भी वर्ण अगर आया हुआ है तो क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान पर गुणैकादेश, गुण एकादेश। गुण एकादेश का मतलब है कि यानी वे वर्ण पूर्व और पर दोनों मिल करके गुण में बदल जाएंगे, यानी वे गुण संज्ञक वर्ण हो जाएंगे। और गुण संज्ञक वर्ण मैंने अभी आपको बताई थी। तो अर्थात इसकी हिंदी में परिभाषा कुछ इस तरीके से देखिए कि यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, आ के बाद में ई, उ, री, लृ हो तो पूर्व पर दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर तथा अल हो जाता है। अर्थात इसका मतलब यह है कि अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में ई या ई ह्रस्व या ई दीर्घ आ रही है तो दोनों के स्थान पर गुण संज्ञक ए वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? ए। किसके स्थान पर? अ या आ के बाद में अगर ई या ई आया हुआ है तो दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। यानी सीधी बात है कि अ या आ के बाद ई आ रहा है तो दोनों को जोड़ने पर ए बन जाएगा। अ और ई की संधि ए के रूप में होती है। दूसरा इसका नियम यह कहता है कि अ या आ के बाद में उ ह्रस्व या उ दीर्घ आया हुआ है तो दोनों को जोड़ने पर या दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। और तीसरा नियम यह है कि अ या आ के बाद में री ह्रस्व या री दीर्घ आई है तो दोनों के स्थान पर यानी दोनों को जोड़ने पर अर बन जाएगा। और अंतिम इसका नियम यह है कि अ या आ के बाद में अगर लृ आया हुआ है तो दोनों के स्थान पर अल हो जाता है या अल हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए इसके, पहला है देव धन इंद्र। देव पदांत क्या है? व। ध्वनि किसकी आ रही है? अ की। अ के बाद में क्या है? ई। तो क्या बन जाएगा कि अगर अ के बाद में ई आ रहा है तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? ए हो जाएगा। तो देव धन इंद्र क्या बन जाएगा? देवेंद्र। तथा धन इति, तथा पदांत आ है और आगे ह्रस्व ई है तो आ के बाद में भी अगर ह्रस्व या दीर्घ आती है तो भी क्या हो जाएगा? ए। तो तथा धन इति क्या बन जाएगा? तथेति। अगला है सूर्य धन उदय। सूर्य अ पदांत अ और आगे उ है तो अ के बाद में उ आ रहा है तो दोनों को जोड़ने पर क्या बन जाएगा? ओ। तो सूर्य धन उदय क्या हो जाएगा? सूर्योदय। महाधन उदय क्या बन जाएगा? महा। पदांत आ तो आ के बाद में भी उ आ रहा है तो भी क्या हो जाएगा? ओ। तो महाधन उदय क्या बन जाएगा? महोदय। तीसरा नियम क्या कहता है? देवधन ऋषि। देव पदांत क्या है? अ और आगे क्या है? री। तो यानी अ के बाद में री आ रहा है तो दोनों के स्थान भी क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? अर हो जाएगा। अ के बाद में री ह्रस्व या री दीर्घ कोई भी आए तो अर हो जाएगा। तो देवधन ऋषि क्या बन जाएगा? देवर्षि। महाधन ऋषि क्या बन जाएगा? महर्षि। महा पदांत आ, अगर आ के बाद में भी री आ रहा है तो भी क्या बन जाएगा? अर और बन जाएगा महर्षि। अगला है तव धन लृकार। तव पदांत क्या है? व। अ है, अ के बाद में लृ तो अ या आ के बाद में अगर लृ आ रहा है तो क्या बन जाएगा? अल। तो तव धन लृकार क्या बन जाएगा? तवलकार। मम धन लृकार क्या बन जाएगा? ममलकार। और अपनी ये गुण संधि भी पूरी। अब हम आगे बात करेंगे वृद्धि संधि की। तो देखिए, तो विद्यार्थियों देखिए वृद्धि संधि की परिभाषा क्या है और इसके उदाहरण क्या है। तो देखिए इसका परिभाषा सूत्र है वृद्धि रेच। वृद्धि यानी जिनकी गुण संज्ञा हुई है उन्हीं की वृद्धि होगी। वृद्धि का मतलब है बढ़ोतरी करना। कैसे? और इसकी व्याख्या क्या कहती है कि वृद्धि रेची। इस वृद्धि रेची का मतलब है कि वृद्धि धन एची।
मतलब क्या विद्यार्थी, उसका वृद्धि ही धन एची, वृद्धि ही धन एची। वृद्धि का मतलब है बढ़ोतरी करना, एची, एची का मतलब है कि एच, एची का मतलब क्या है, एच, एच क्या है, प्रत्याहार। एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? एच का मतलब है कि ए, ओ, ऐ, औ। तो विद्यार्थियों जब हमने वर्णमाला पढ़ी थी और उसमें हमने स्वर पढ़े थे, दीर्घ स्वर, उसमें मैंने आपको क्रम बताया था कि याद रखना, ए के बाद में ओ, पुनः ऐ और आगे ए के बाद में ओ आता है। तो यहाँ पर भी ये देखिए, ये हमारे अब काम आ रहे हैं। तो देखिए क्या है कि वृद्धि रेची, व्याख्या क्या कहती है कि आदेची परे वृद्धि एकादेश च्यात। आत एची, आदेची का मतलब है कि आत धन एची, क्या है, आत धन एची, आदेची। आत, आत का मतलब है कि अ या आ, आत का मतलब क्या है, अ या आ, और एची का मतलब है ए, ओ, ऐ, औ। यानी तो इसका मतलब है कि आत एची परे, यानी अ या आ के बाद में अगर ए, ऐ, ओ, औ इनमें से कोई वर्ण आ रहा है तो दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाएगी, यानी दोनों मिलकर के वृद्धि के रूप में बन जाएंगे। अर्थात यदि अ या आ के बाद में ए या ऐ हो तो दोनों के स्थान पर ऐ, तथा ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। कहने का मतलब कि अगर आत और एची यानी अ या आ के बाद में ए या ऐ आया है तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाएगा, तथा अ या आ के बाद में ओ या औ आया है तो दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा। जैसे धन प्लस एषणा क्या बना है, धनेषणा। धन पदांत क्या है, न, अ की ध्वनि यानी अ है। तो देखिए कि अ के बाद में ए आ रहा है तो क्या बन जाएगा, ऐ बन जाएगा। तो धन धन एषणा, धन यानी यहाँ पर अ है और आगे ए है तो दोनों के स्थान पर ऐ बन जाएगा, तब बन जाएगा धनैषणा। दूसरा है तथा धन एव, तथा पदांत क्या है, आ के बाद में ए है तो अभी दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा, ऐ बन जाएगा। तो तथा धन एव क्या बनेगा, तथैव। अगला उदाहरण है देव धन ऐश्वर्यम। देव पदांत क्या है, अ है और आगे ऐ, तो अगर अ के बाद में ऐ आ रहा है तो अभी वृद्धि किसके रूप में होगी विद्यार्थियों, ऐ के रूप में। तो देव धन ऐश्वर्य क्या बन जाएगा, देवैश्वर्यम। महाधन ऐश्वर्य, महा पदांत आ है और आ के बाद में ऐ आए तो अभी क्या बन जाएगा, ऐ बनेगा। तो महाधन ऐश्वर्य क्या बन जाएगा, महेश्वर्यम। अगला दूसरे नियम के अनुसार इसके उदाहरण क्या है कि जल धन ओग, ल ध्वनि किसकी आ रही है, अ की, तो पदांत अ और आगे ओ है तो अगर अ के बाद में ओ आ रहा है तो दोनों को जोड़ने पर क्या बनेगा विद्यार्थियों, औ बनेगा। तो जल धन ओग क्या बनेगा, जलौग। वन धन औषधि, वन न यानी अ के बाद में औ है तो अ के बाद में औ आए तो भी वृद्धि किसके रूप में होगी, औ के रूप में। तो वन धन औषधि क्या बनेगा, वनौषधि। अगला महाधन औषधि, महा पदंत आ के बाद में औ है तो भी क्या बनेगा, औ बनेगा। तो महाधन औषधि क्या बनेगा, महौषधि। अगला है देवधन औदार्यम, अ देव पदांत अ है और आगे औ है तो अ के बाद में भी औ आ जाए तो वृद्धि किसके रूप में होगी विद्यार्थियों, औ के रूप में। तो क्या बन जाएगा, देवधन औदार्यम क्या बन जाएगा, देवौदार्यम। तो विद्यार्थियों अपनी ये वृद्धि संधि भी यहीं समाप्त होती है और इसके बाद हम आगे बात करेंगे यण संधि की बात और वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।